प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में छत्तीसगढ़ का बजट है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के सरकार के मुखिया के तौर पर भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। रमन सिंह ने जब से वित्त मंत्री के तौर पर दायित्व संभाला, मुख्यमंत्री रहते हुए एक परंपरा थी चलने के लिए कि अब मुख्यमंत्री वित्त विभाग भी अपने पास रखते हैं। कांग्रेस में भी लगातार बजट प्रस्तुत करने का काम भूपेश बघेल के द्वारा ही किया जाता रहा। पर इस बार के बजट को लेकर खास बात थी। खास बात यह थी कि इस बार के कार्यकाल के अंतर्गत यह भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया आखिरी बजट है, क्योंकि इस साल के अंत में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होना प्रस्तावित है। इसलिए सबकी निगाहें इस बजट को लेकर थी। बड़ी उम्मीदों के साथ में, अरमानों के साथ में जनता इंतजार कर रही थी। क्या कुछ ऐसा निकलेगा जिससे उनका काम बनेगा। हर स्तर पर मांगों का शोर बहुत ज्यादा इस समय राज्य में है। हर कोई चाह रहा है चुनावी वर्ष है, जो मिल जाए सो कम है। और दूसरी तरफ सरकार है। सरकार के मुखिया भूपेश बघेल है। भूपेश है तो भरोसा है का नारा चल रहा है, तो इसलिए सरकार ने भी प्रचारित किया भरोसे का बजट। वो बजट आज ही प्रस्तुत हो गया। 1,21,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में तमाम घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं के अंतर्गत कई स्तर पर मानदेय बढ़ाया गया, कई लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कही गई, कई मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई, आत्मानंद स्कूलों की झड़ी लगा देने की बात कही गई। इन सब के बीच में खोजना यह है कि तात्कालिक रूप से जो ये घोषणाएं की गई हैं, क्या यह वाकई प्रदेश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में कारगर है। क्या इस बजट के प्रावधान इस प्रदेश के निवासियों की आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर स्थितियों को बेहतर बनाएंगे। क्या ये बजट आने वाले समय में एक विकसित राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ को तैयार करने में मददगार होगा। क्या ये बजट महज एक बार फिर चुनावी सफलता हासिल करने के लिए है, या ये बजट आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को उन्नति के नए शिखर पर ले जाने वाला है। साथ ही जानने की बात यह भी है कि 4 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, उस समय कांग्रेस के द्वारा कई घोषणाएं की गई थी, जिन घोषणाओं के पूरा होने के संदर्भ में समय समय पर सवाल उठते हैं। तो क्या इस बजट के प्रावधान उस घोषणा पत्र की तमाम घोषणाओं को पूरा करता हुआ है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े, छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों से जुड़े हुए इस खास विषय पर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बजट को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम प्रियम राज्ञा, प्रजानाम प्रियम प्रियम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। जब प्रजा सुखी अनुभव करे तभी राजा को संतोष करना चाहिए। प्रजा का हित ही राजा का वास्तविक हित है। वैयक्तिक स्तर पर राजा को जो अच्छा लगे उसमें अपना हित ना देखना चाहिए, बल्कि प्रजा को जो ठीक लगे, यानी जिसके हित होने का प्रजा अनुमोदन करे, उसे ही राजा को अपना हित समझना चाहिए। क्या भूपेश बघेल जी के द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया वो इस सिद्धांत के अनुरूप है? इस बात को अपने ध्यान में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। वाणिज्यिक कर मंत्री हैं, वित्त के मामलों के जानकार है, वह हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के तौर पर एक अलग पहचान रखने में सफल रहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता अमर अग्रवाल जी भी इस चर्चा के लिए खासतौर पर हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ व्यापारिक जगत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी जी भी आ चुके हैं। और साथ इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रह्मे जी भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सिंहदेव जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले भूपेश बघेल जी ने बजट के संदर्भ में क्या कुछ कहा है उसकी एक झलक देखते हैं और फिर सिंहदेव जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किए जाने की घोषणा करता हूं। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 5,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूँ। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। ने लिया नहीं, केंद्र सरकार से बहुत अधिक सहयोग हो नहीं पा रहा है, फिर ये सरप्लस बजट कैसे चमत्कार किए? ये इसलिए कि हमने वित्तीय अनुशासन बना के रखा, नंबर 1। नंबर 2 ये हमारे आय के संसाधन हमने बढ़ाए, तो आय में वृद्धि करने के और कटौती में कंट्रोल हमने किया, वित्तीय अनुशासन बना के रखा, इस कारण से संभव हो पाया है। और लगातार देखेंगे कि भारत सरकार से हमको 49,000 करोड़ मिलने की संभावना है और राज्य के राजस्व के 56,000 करोड़ का, तो उससे तो अधिक ही है। पहले 1-2 बार हुआ है कि केंद्र सरकार के हिस्सा कम हो और राज्य सरकार के हिस्सा ज़्यादा हो, ये पहली बार हो रहा है। पहले 1-2 बार और हुआ है, इसके पहले तो केंद्र का हिस्सा ज़्यादा होता था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कटौतियाँ होती, फिर भी हम बाजार से ऋण नहीं लिए हैं, ये बड़ी बात है। FRBM एक्ट के उसकी सीमा है, उसके अंडर ही है। तो ये भूपेश जी के द्वारा दनादन झड़ी लगाई जा रही थी, दोनों हाथ खुले हुए थे, क्या ना दे दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दे दो, कोटवार को भी दे दो, बेरोजगारी भत्ता भी दे दो, सब कुछ दे दो। मेरे साथ में सिंहदेव जी हैं, सिंहदेव जी को बीच में थोड़ी शिकायत रहती थी कि जैसा घोषणा पत्र बनाया था कुछ चीजें पूरी नहीं हो रही। आज बजट के बाद कितने संतुष्ट हैं सिंहदेव साहब आप निजी तौर पर अपनी सरकार के इस बजट को लेकर ही? थोड़ा रोशनी मिले आपसे। हिमांशु जी प्रणाम जी, और सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी मेरी ओर से प्रणाम, जय जोहार। संतोष का बजट है, इसमें कई बातें जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने अंकित की थी, कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने उसमें अंकित की थी, उसको पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं। विशेष करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, उनको मांग अनुसार पूरी राशि बढ़ के मिल गई है। मितानिनों को हालांकि घोषणा पत्र में 5,000 लिखा था, लेकिन 2,200 रुपए की जो राशि मिली है, मेरे विभाग के अधिकारियों ने भी बताया कि उनके यूनियन के जो आए थे प्रतिनिधि, उनके साथ ये तय हुआ था कि नहीं ठीक है 2,200 रुपए और बढ़ा दें, एक फिक्स राशि राज्य की तरफ से 175% जो कमीशन के तौर पे मिलता है उसके अतिरिक्त तो हम संतुष्ट हैं, तो वो भी पूरी तरह से मिल गए। बाकी में हमको आंशिक रूप से आवंटन मिला है, जितना लोग मांग कर रहे थे उनको लगता होगा कि पूरा तो नहीं मिला, लेकिन होमगार्ड को भी कुछ मिला, रसोइयों को भी कुछ मिला, सफाई कर्मी जो स्कूलों में है उनको भी कुछ मिला, कोटवाल है उनको भी कुछ मिला, पटेल है उनको भी कुछ मिला। तो एक तबके को, एक बड़े तबके को कुछ न कुछ देने का प्रयास बजट में मिला है। 2 लोगों को, 2 समूहों को लगभग उनकी मंशा अनुसार या उनकी मांग अनुसार 100% राशि मिली। पर सिंह साहब समझना ये चाहता हूं बजट को लेके कि बजट का मतलब यही है कि हम इसको ये दे देंगे, इसको ये दे देंगे, इसको ये दे देंगे, या प्रदेश आने वाले समय में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा, उसकी भी कोई दिशा महसूस होनी चाहिए। इस बजट से उस दिशा का बोझ जरा हमें कराइए ना, कि देखिए छत्तीसगढ़ एक बेहतर राज्य बनने की ओर जा रहा है। इस बजट में ऐसे प्रावधान है जो छत्तीसगढ़ को मजबूत करेंगे, आने वाला समय छत्तीसगढ़ का होगा, ऐसा हमें भरोसा हो पाए। थोड़ा इस दृष्टि से कुछ दिशा दीजिए ना। इसमें काम अगर हमको करना है, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उससे राजस्व जो शासन को प्राप्त होता है उसी से हमको काम करना है। तो राजस्व की प्राप्ति हम कैसे और कितनी कर सकते हैं, इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना काम कर सकते हैं। आप बजट को देखें, ये सरकार आई थी तो मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से ध्यान तो नहीं, 60 या 66 हजार करोड़ का बजट था, या 70 मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, 80,000 से कम नहीं रहा होगा। इस साल वो 1,21,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो पहली बार बहुत दिनों में मैं
राज्य अपने वित्त की जो अधिकारी हैं मैडम से बात करने की आपके सामने आने के पहले कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरी याददाश्त में पहली बार केंद्र से मिलने वाली राशि से ज्यादा राज्य के राजस्व की अपनी जो राजस्व है उसकी राशि ज्यादा है। जो राजस्व हम एकत्रित करेंगे और जो रॉयल्टी हम एकत्रित करेंगे वो लगभग 55,000 करोड़ की है और केंद्र सरकार से जो मिलने वाली राशि है वो 50,000 करोड़ से कुछ कम की है और कुल 1,06,000 करोड़ राजस्व की राशि से हम काम करना, शेष लोन की तरफ जा सकता है, लेकिन राजस्व की राशियां ये है। और उसमें जो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे FBRM FRBM एक्ट के तहत हमने जो वित्तीय घाटे की सीमा है उसको 2-3 के अंदर 2.99 एकदम बॉर्डर लाइन है लेकिन उसके अंदर हमने रखा है। और ऋण लेने की जो हमारी स्थिति है ये 25% तक GSDP का ऋण अगर लिया जा सकता है तो हम 18% से अभी कम है। तो आर्थिक स्थिति बजट के माध्यम से अगर आप देखें और राजस्व अधिक का, राजस्व की आय और राजस्व का जो व्यय है उसमें अधिक का हमको उल्लेख इसमें दिख रहा है। पहले 2 साल इसके पहले के भी 4,000 करोड़ के आसपास का अधिक था, इस साल भी 3,000 कुछ करोड़ का अधिक दिखा रहा है। अर्थात जितनी हमारी आमदनी है उसके अंदर ही सरकार ने खर्चा करने का बजट प्रस्तुत किया है जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है। और आमदनी की बात आपने कही तो हमारा GSDP अगर देश के GDP से ज्यादा बढ़ रहा है तो जो काम आप कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, चाहे वो उद्योगों की स्थापना का हो, चाहे कुटीर उद्योगों की स्थापना का हो, चाहे SHGs के माध्यम से काम बढ़ाने का हो, चाहे किसानों को राशि देने का हो, गन्ने की राशि देने, लोगों के पास पैसा आप पहुंचा रहे हैं जिससे उनकी क्रय क्षमता बढ़ रही है। और क्रय क्षमता के इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के साथ वो आप खरीदी करोगे तो पैसा बाजार में जाएगा, बाजार से आपको टैक्स के रूप में भी मिलेगा और जो उद्योगकर्ता है उनके पास भी राशि जाएगी, वो और उद्योग अपना उद्यम बढ़ा सकते हैं, रोजगार बढ़ा सकते हैं, वस्तु बढ़ा सकते हैं, उसकी कीमत संतुलित कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में पहले की तुलना में ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ के बजट से जाता हुआ दिख रहा है, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। ये पॉजिटिव बातें हैं। ये पॉजिटिव बातें। मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा, फिर अमर जी के पास आना चाहूंगा। इसमें बांटने पे बड़ा जोर है सिंधे साहब, बनाने पे जोर कम दिख रहा है। नए पुल, नई सड़कें, नए भवन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम छत्तीसगढ़ की पहचान बना था पिछले 15 साल में, उस पर जोर नहीं है। जरूरत नहीं है अब राज्य में ऐसी किसी काम की। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो इसको 16 से 18% माना जाता है कि ये ठीक है, ये हेल्दी है। अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में दिख रहा है वो 16% से थोड़ा सा कम है जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है ऐसी कतई बात नहीं है। आप देखें कि 4 उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात है तो राज्य सरकार ने 200 करोड़ की राशि उसके लिए रखी है, तो आखिर ये निर्माण ही तो होगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अधोसंरचना में आप इस पैसे को लगाओगे उसी में तो होगा। फिर PWD के बजट को आप देखें, इरिगेशन विभाग के बजट को देखें, जो सर्विस सेक्टर से हट के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जो इकाइयां हैं उनके लिए अगर आप देखते हैं तो पर्याप्त राशि दिखती है। परसेंटेज 16 से थोड़ा सा कम जरूर दिख रहा है, लेकिन पैसे नहीं लगाए गए हैं ऐसी कोई बात नहीं। तो सिंधे साहब काफी संतुष्ट है, एक लंबे अंतराल के बाद सिंधे साहब की बातों में इतनी संतुष्टि जाहिर हो रही है। लेकिन जानना मुझे अमर जी से है, कितने बेचैन है, कितने परेशान है। चुनावी वर्ष है, भूपेश जी ने झड़ी लगा दी, सिंधे जी भी बोल रहे हर एक को कुछ ना कुछ मिल ही गया है। क्या कहते हैं अमर जी? सबसे पहले तो अगर हम सिंहदेव साहब की पहली प्रतिक्रिया देखें जी तो उन्होंने अच्छा बजट नहीं कहा है, संतोषजनक बजट कहा है जी। अब ठीक है, उनकी एक मर्यादा है, बोलना है सरकार की तरफ जी। दूसरा, इन्होंने 1 साल पहले ही जी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी पंचायत विभाग की तरफ से जी कि केंद्र सरकार से इतना इतना पैसा आवास के लिए आया हुआ है, मैचिंग ग्रांट नहीं होने के कारण ये 8 लाख अधूरे हैं और घोषणा पत्र में इसका जिक्र था। इससे मैं बड़ा व्यथित हूँ जी। 4 साल तक उसका पैसा नहीं दे सके और 1 साल में सिंहदेव साहब को ये बजट, हालांकि उन्होंने संतोषजनक कहा है, अच्छा नहीं कहा है, नंबर 1। नंबर 2,
मैं मुख्यमंत्री जी की भी इंटरव्यू सुन रहा था जी और सिंहदेव साहब का भी सुन रहा था। बोलते पहली बार राज्य की इनकम ज़्यादा है, फिर बाद में लड़खड़ा जाते हैं, नहीं शायद एक आध बार पहले हुआ हो। जी तो एक मुख्यमंत्री जब बयान दे या एक कैबिनेट मंत्री बयान दे, वो पहली बार का दावा भी करें, बाद में उनका विश्वास लड़खड़ा भी जाए कि नहीं एक दो बार पहले भी हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि पहले थोड़ा सा अध्ययन कर ले, पहले अनेकों बार हो चुका है। जी दूसरा प्रश्न ये है कि वो इनकम बढ़ी कैसे, जी क्या इनने बढ़ाई? ये वास्तव में जो इनकम बढ़ी, ये 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जी जो हमने औद्योगिकरण की नींव डाली, जो प्राइवेटाइजेशन में कोल ब्लॉक हुए उसकी फटाफट जो नीलामी हुई और जो हमने बेस बनाया, ये उसका परिणाम है। जी ये औद्योगिकरण की बातचीत करते हैं। इनका 88,000 करोड़ का एमओयू है, उसका जी। परसेंटेज क्या है? 40,000 करोड़ के एमओयू को तो जमीन नहीं मिल रही है, कहाँ से इनकम बढ़ा दिए? दूसरा, 4 साल से अगर हम देखेंगे जी तो इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी वो कम हो रहा है। अभी 16% की बातचीत कर रहे थे जी सिंहदेव साहब। सिंहदेव साहब थोड़ा फाइनेंस को समझते हैं, फाइनेंस आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी ये एस्टीमेट है, अगर इनके 4 साल के बजट एस्टीमेट को देखें जी और फाइनल जब एजी की रिपोर्ट आती है उस समय का देखें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में डे बाय डे जी जो परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है उसमें गिरावट आ रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनका बढ़ते जा रहा है। और खुद ही अभी सिंहदेव साहब ने एक अच्छी बात कही, क्योंकि सज्जन आदमी हैं, थोड़ा सा सही सही बात दिल से निकल भी जाती है, कि बोले हमने मितानी लोगों का 5,000 का वादा किया था, 5,000 तो नहीं दिया, 2,200 दे दिया। जी और वहाँ अधिकारियों ने बुला के उनको संतुष्ट करा दिया कि भाई हम नहीं दे सकते, जी तो वो संतुष्ट हैं, खुश नहीं है। जी तो कमोबेश अगर देखेंगे तो यही स्थिति, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा हैं, परित्यक्ता जी। हैं, उनकी पेंशन का 1,000 रुपये का वादा किया था, जी आज उसमें 500 हैं। तो अगर कुल मिला के अगर हम ये बजट देखें, एफआरबीएम की एक्ट की बात कर रहे हैं जी और जिस लोन की लेने की पात्रता की बात कर रहे हैं सिंहदेव साहब, जी जीएसडीपी का 25% लोन होना चाहिए, हम कम में हैं। आप थोड़ा सा 2003 से चलिए और 2018 में वो जीएसडीपी का कितना परसेंट था, वो परसेंटेज कैसे बढ़ा? मैं मानता हूं कि भारत सरकार के नियम के अनुसार 25% तक लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो लोन लेने की क्षमता नहीं है, ये प्रश्न एक बार प्लानिंग कमीशन में मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मैं वित्त मंत्री था, हमको भी कहा कि आपकी लोन की पात्रता है, जी। आप लोन उठा लें और आप डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हैं। मैं बोला आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में छत्तीसगढ़ की क्षमता ही नहीं है जी कि इस रेशियो से ज्यादा हम जो लोन ले रहे हैं हम खर्च कर सके, और आज भी वही स्थिति है। तो इनने जो लोन उठाया है, जी जिसके जीएसडीपी की बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कैपिटल गुड में गया है? क्या उससे परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है? और जब कैपिटल इसका निर्माण नहीं हुआ और लोन जो है 25% तक ले लिया, अगर आप फिर आप इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में जाएंगे जी तो लगभग आज 40% है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इस सरकार का, पेंशन, इंटरेस्ट और सैलरी। तो चलिए मैं पेंशन की बात नहीं करता, सैलरी की बात नहीं करता, लेकिन जो इंटरेस्ट का लोड बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है? और वही अगर पहले देखें हम 26 से 27% तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट कास्ट था। तो अगर कुल मिला के अगर हम देखेंगे, ये एफआरबीएम एक्ट का बहाना ले रहे हैं, जी लेकिन अगर ईमानदारी से लोन की अगर समीक्षा की जाए तो इन्होंने कैपिटल का कोई निर्माण नहीं किया। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, 4 साल से इस सरकार के सारा विज्ञापन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। आज तक ये सरकार ये नहीं बोलती कि हमने कैपिटल गुड में ये बनाया, इतने पुल बनाया, इतना सड़क बनाया, इतना किलोमीटर। अब बताएंगे कौन सी प्रधानमंत्री सड़क योजना की, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। और मेडिकल कॉलेज की इसमें बात कर रहे हैं, जी तो पिछले बार जो 3 मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी वो कहाँ खड़े हैं? तो कुल मिला के देखेंगे, ये बजट एस्टीमेट है,
लुभावना बजट एस्टिमेट बनाया जा सकता है, लेकिन जब इसके परफॉर्मिंग बजट पे हम जाएंगे तो रिजल्ट शून्य है। और मैं इस आधार पे कह रहा हूं, 4 साल के बजट के आधार पे कह रहा हूं जी, मैं, कोई ऐसा नहीं है। तो वास्तव में देखिए, जनता समझ चुकी है और रेवड़ी बांटने से जी, या चुनावी वर्ष में अगर सोचे इन सब चीजों से लोकप्रिय होके सरकार बचा लेंगे, तो ये मुगालता हमको भी था 2018 में के बजट में, तो हमारी भी सरकार गई और इनकी भी सरकार जाने वाली है। तो अगर मुगालते में हमारी सरकार गई, ये अमर जी का कहना है। पर अमर जी, ये जानना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में जैसे मानदेय बढ़ा दिया गया, मितानिन के संदर्भ में 2200 पर बढ़ा तो दिया गया, रसोइयों के संदर्भ में बढ़ा तो दिया गया, होमगार्ड के संदर्भ में बढ़ा तो दिया गया, आपको नहीं लगता है कि ये बजट दरअसल आम चुनाव को ध्यान में रखकर है? एक राजनीतिक समझ की दृष्टि से आप इस बजट को क्या कहते हैं? देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये राजनीतिक दलों की भ्रांति है जी। मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं, तमिलनाडु का दे सकता हूं जी, कि जो चुनावी वर्ष में कोई टीवी बांटने का वादा करता है, कोई किसी का वादा करता है, लेकिन अगर परिणाम देखेंगे आप तो परिणाम विपरीत आते हैं। तो ये किया इनने चुनावी हिसाब से है, लेकिन 4 साल से 4.25 साल से जो इनकी कार्यशैली रही है और जिस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ को पीछे धकेला है, जिस प्रकार की संस्कृति का निर्माण इनने छत्तीसगढ़ में किया है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि चुनावी वर्ष है। और सबसे मजेदार बात, 3 बजट मैंने भी पेश किए हैं, मुख्यमंत्री जी ये नहीं बोल रहे थे कि इनके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है, इनके लिए जो है हमने ये देने का निर्णय लिया है। मैं घोषणा करता हूं जी। तो ये बजट नहीं है, ये घोषणा पत्र है। आप कोई भी वित्त मंत्री के बजट भाषण देख लें देश में, मैं घोषणा करता हूं शब्द नहीं आता जी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, आज से ये दिया जाएगा। मैंने बार बार सुना, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं। तो ये घोषणा पत्र है, ये बजट घोषणा नहीं पत्र है। और ये घोषणा अमर जी का पत्र- कटाक्ष है। लेकिन कटाक्ष के बीच में मेरे साथ में अमर परवानी जी हैं। अमर परवानी जी, आपसे समझना ये है, सिंहदेव साहब शुरू से इस बात की पैरवी करते रहे, भूपेश बघेल भी इस बात की पैरवी करते रहे कि लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए। लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में व्यापार बढ़ेगा, बाजार में व्यापार बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक चलेगा। इस बार के बजट में ऐसे ही दिख रहा है, जेब में डालें, जेब में डालें, जेब में डालें। कितना भविष्य की संभावना देख रहे हैं आप? जी अमर जी। जी परवानी जी। जी, इसमें एक्चुअली हम लोग ऐसे ट्रेडर इंडस्ट्री की जब एंगल से हम लोग इसको देखते हैं, जब बजट को, तो जो जेब में डालने वाली बात है वो तो मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले धान का 2800 रुपया उन्होंने अनाउंस किया है, तो अल्टीमेटली किसानों के जेब से वो पैसा फिर निकल के ट्रेड और इंडस्ट्री में आएगा। लेकिन अगर हम ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे हमारा होलसेल कॉरिडोर की हमारी बात थी, वो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया था, प्रोसेस में भी है, और उसमें लगभग 1000 एकड़ के ऊपर वो बनने की बात हो रही है, और जिसमें लैंड यूज वगैरह भी चेंज का प्रोसेस में ऑलरेडी डल चुका है। वो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, और ज्योग्राफिकल एडवांटेज जो छत्तीसगढ़ को है, तो जो 7 स्टेट हमारे नेबरिंग है, उससे जो लोग यहाँ पे उसको लेके जाएंगे, एक ट्रेड इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा। उसके अलावा हम स्मार्ट बाजार की बात कर रहे थे, और हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया था, फिर उन्होंने उसको अनाउंस भी किया था। अभी लगभग उन्होंने जो नगरीय निकाय है, जो नगर निगम है, उनको 1000 करोड़ का उन्होंने एक बजट उन्होंने दिया है, जिसमें काफ़ी पैसा उसमें से स्मार्ट बाजारों के लिए भी खर्च होगा। और स्मार्ट बाजार बोलने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल हमारे पुराने बाजार थे, उसमें टॉयलेट नहीं है, पार्किंग नहीं है, लाइट व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, बिजली की वायर पुरानी लटक रही है, तो वो सब बजट नगर निगम से भी हमसे मांगा गया उसका बजट। तो ये जो एक कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केट में वॉक इन हमारे कम होते जा रहे थे, और जीएसटी एट द एंड ऑफ द डे वहीं से मिलता है हमको, तो उसमें भी काफ़ी एक बजट का प्रावधान किया गया है। और हम लोग हमेशा जो एक हमारी कुटीर उद्योग की एक सिस्टम होता था, जो धीरे धीरे लुप्त हुआ, चाइना से होली में रंग आना है, या भगवान की मूर्ति है, या दिए हैं, अभी जो महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल पार्क, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही है, उसमें कुटीर उद्योग को भी हम लोग को काफ़ी उसमें बेनिफिट आएगा। और जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसको हम लोग अगर देखें तो एक
रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी है। मतलब जितना हम रूरल में पैसा हम डेवलप करते जाएंगे, आज रूरल में अगर लोग सिटी में आ रहे हैं तो सिटी में स्लम बनते जा रहा है और वहाँ खाली होते जा रहे हैं। तो अगर वहीं रोजगार उत्पन्न होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमको एक बेनिफिट। परवानी जी, मतलब ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, घोषणाएं हर बार ही की जाती है। आप क्या राजनेता नहीं हो, व्यापारी हो, तो उम्मीद करते हैं कि आप सही सही बात कह लोगे। ऐसी बातें तो भाजपा के बजट में भी कही जाती थी। इस बजट की सीधे सीधे मोटी वो 3 बातें आप बता दो जिनके आधार पर आपको लगता है बजट बहुत अच्छा है या बजट और अच्छा हो सकता था। देखिए, हम लोग व्यापारी लोग कैसे देखते हैं, अगर कोई नया टैक्स नहीं लगाए तो हमारे लिए वो एक उसको हम एक संतुष्ट बजट मान लेते हैं, क्योंकि इस बार जो बजट आया है उसमें कोई भी नया किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगा है। नहीं तो एक ट्रेडिशन होता था हर बजट में कुछ ना कुछ। जीएसटी आने के बाद में राज्य के स्तर पर टैक्स लगाने की बात रह कहाँ गई है। अब शराब के संदर्भ में ही कुछ कर ले तो कर ले, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं। तो इसलिए आप इस पैमाने को तो जाने दीजिए, सरकार के पास में तो टैक्स का विषय ही नहीं रह गया अब राज्य के स्तर पर जी। तो इसके आधार पर तो आपको हर बजट ही बहुत रुचिकर लगेगा। इसमें जो आपका एंगल है उसके एंगल से भी मैं अगर देखता हूं तो अगर बाजारें, अगर हम उसको एक्चुअली वो बजट में प्रावधान लिया गया, मैं ऐसा मानता हूं कि वो होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन और घोषणा के बीच में अगर फर्क होगा तो वापस बैक टू स्क्वायर आ जाएंगे। लेकिन जो घोषणा है और जो काम चल रहा है, अगर वो एक्चुअल चलता है तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए एक संतुष्ट बजट के रूप से हम लोग इसको देखते हैं। अमर परवानी जी सबसे ज्यादा उत्साहित इस बात पे है कि लोगों की जेब में पैसे आने वाले हैं और लोगों की जेब में जो पैसे आएंगे वो बाहर निकल के फिर व्यापारी की जेब में ही आएंगे। तो कुल मिला के व्यापार अच्छा चलने वाला है, ऐसी उम्मीद के साथ में अमर परवानी जी है। मुझे आना है रविंद्र ब्रह्मे जी के पास में, लेकिन उससे पहले अमर अग्रवाल जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर रविंद्र जी के पास चलते हैं। 2 बातें हैं जी। जो ये सीधा कैश दे के लोगों की क्रय क्षमता बढ़ा के जी ये सोचते हैं कि टैक्सेशन ज़्यादा आ गया या ट्रेड चल रहा है, ये टेम्परेरी ठीक है जी। क्योंकि जब डिजास्टर होता है या कभी आपदा आती है तो सरकारें कैश देती हैं, जैसे कोरोना के समय में हुआ जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक आप सर्विस सेक्टर नहीं बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ाएंगे, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बढ़ाएंगे तो आगे चल के ये बेरोजगारी की समस्या को जन्म देता है। जी। तो ये बार बार ये जो बोल रहे हैं 4 साल से, इसका परिणाम आगे आने वाली छत्तीसगढ़ की जनता भुगतेगी क्योंकि बाकी सारे सेक्टर डूबेंगे। परचेजिंग पावर आप कैश दे दे के, लोन दे दे के, किसी चीज की महंगाई ला ला के अगर आप बढ़ाओगे तो छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होता। दूसरा एक नगरीय निकाय का विषय है जी। जो ये 1000 करोड़ रुपया बोल रहे थे, 1000 करोड़ रुपया दिया है। ये सरकार नगरीय निकाय के बजट पे डंडी मार रही है जी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि पहले एक प्रवेश कर होता, चुंगी होती थी जी। चुंगी के अगेंस्ट में प्रवेश कर आता था जी। प्रवेश कर चूंकि जीएसटी आयात खत्म हुआ, स्टेट फाइनेंस कमीशन से, क्योंकि मैं नगरीय निकाय मंत्री था, मैंने रिकमेंडेशन करवाया था जी कि भारत सरकार ने जो फार्मूला बनाया है कि जो 2014 की रेवेन्यू होगी उसमें हर साल 14% ग्रोथ के साथ जी नगर निगम को क्षति मिलनी चाहिए। मेरे समय में लगभग प्रवेश कर से 1200 करोड़ रुपए मिलता था। अगर आज देखें तो नगर निकाय का जो अपना खुद का जो अधिकार है वो 3000 करोड़ रुपए का है, खुद का अधिकार है। ये सरकार डंडी मार के 1000 करोड़ रुपया दे रही है और 2000 करोड़ नगरीय निकाय का हुआ है, गायब हो गया। ये अमर अग्रवाल जी यहाँ पे खुल के आरोप लगा रहे हैं। मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उस विभाग में रहा है, मैंने सारी जीएसटी तो मैं आपके हवाले से तो बोल रहा हूँ या आप बता रहे हैं कि सीधे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ? बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप थोड़ा रायपुर नगर निगम में चले जाओ, या कर्मचारियों की 3-3 महीने की तनख्वाह बाकी है। कहाँ विकास के सपने देख रहे कहाँ हो? विकास के सपने देख रहे हैं? अमर अग्रवाल जी काफी नाराज है, लेकिन इसका उत्तर लेने के लिए मैं सिंहदेव जी के पास आऊंगा, तब बात करूंगा। अभी तो मैं रविंद्र ब्रह्मे जी से जानना चाहता हूँ, एक अर्थशास्त्री के तौर पर ये बजट पे आपकी टिप्पणी चाहिए। ब्रह्मे जी, राजनीतिक बात हो गई, व्यापारी की बात हो गई, पर एक अर्थशास्त्री छत्तीसगढ़ की सीमाओं को आंकते हुए इस बजट को क्या मानता है? देखिए, जो बजट है इसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं और वो क्या सोचती है, किस तरीके से राज्य का विकास करना चाहती है जी। तो पिछले 4 साल से यदि देखें तो सरकार जिस प्रकार से व्यय कर रही है, और इस साल का भी यदि देखें, यदि हमारी ग्रोथ रेट आ रही है, यदि राज्य की 8% की ग्रोथ रेट आ रही है और सेंट्रल की 7% की है, और सिर्फ 8% ऐसा नहीं है, सारे सेक्टर में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, तीनों सेक्टर में कंपैरेटिव ग्रोथ रेट राज्य की ज़्यादा है।
तो ये इसको हम केंद्र कोई अलग से तो है नहीं, इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि सभी राज्यों का जो औसत ग्रोथ रेट है उससे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट ज़्यादा है जी। तो ये इस नज़रिए से हम कह सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी यदि राज्य बना रहा है वो कमोबेश ठीक ठाक लग रही है। जी। एक दूसरी इकोनॉमिक्स का एंगल होता है कि भाई ये ठीक है ग्रोथ रेट आ रहा है, और दूसरा है कि आपका जो राजकोषीय प्रबंधन है वो कैसा है, उस पर काफ़ी बात सिंहदेव जी ने करी है। तीसरी बात, तो मैं सीधे तीसरी बात पे आ जाता हूँ। तीसरी बात ये है कि जो एक बात सिंहदेव जी चर्चा कर रहे थे उस पर मैं ऐड ये करना चाहता हूँ बस राजकोषीय प्रबंधन पे, ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी 16% होना चाहिए, पर यदि आप अभी देखेंगे कि इस साल के बजट में जो प्रावधान रखा गया उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, 18,660 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस साल के बजट में। और यदि हमारी इस साल की जो 23-24 की इन्होंने जो जीडीपी कैलकुलेट की है वो 5 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी है जी। तो उसका यदि एवरेज यदि निकालेंगे तो कितना जीडीपी का परसेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका 3.6% के आसपास आएगा जी। यदि आप इसको कंपेयर करेंगे सेंटर के कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 3.3% का। इस पैरामीटर में भी मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इस पैरामीटर से भी ये एक ऐड मैं कर रहा था सिंहदेव जी की बात में। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जहाँ तक जो सरकार की वेलफेयर स्कीम की बात है जी, अभी देखिए जो पूंजीवादी जो इकोनॉमी है और जो वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, इसके बाद जो है जो इनकम की जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है जी। और जो लगातार जो पूंजी का जो जीडीपी में योगदान होता है, पूंजी और लेबर का हम डिवाइड करते हैं कि पूंजी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में, लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जी। तो लेबर का योगदान कम होता जा रहा है। और ऐसे में यदि राज्य कोई वेलफेयर स्कीम लाता है जो कि गरीबों के हाथ में यदि कोई पैसा दे रहा है और टारगेटेड पैसा यदि जा रहा है तो इसको मैं बहुत बुरा नहीं मानता जी। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि ज़रूर जो खर्च होने हैं या नहीं हो पाते जिनकी बात अमर अग्रवाल जी कर रहे थे, तो ज़रूर जो बजट रिफॉर्म होने चाहिए कि हम खर्चा ठीक से करें योजनाओं पे। यहाँ पे एक बात इस बजट में कही गई है जिसको एक इन्होंने कहा कि हम नवाचार आयोग बनाएंगे। दिस इज ए बजट रिफॉर्म प्रोसेस है जो कि सेंट्रल में भी हुआ है कि अब जो एक्सपेंडिचर को कैसे गति देंगे, कैसे उसका इफेक्टिव एक्सपेंडिचर होगा, उसकी उत्पादकता आप एक्सपेंडिचर की कैसे बढ़ाएंगे। तो ये एक बात इसमें कही गई है कि यदि नवाचार आयोग बने जो कि किस प्रकार से हम हमारा जो खर्च है, जो व्यय कर रहे हैं हम, उसकी जो उत्पादकता में वृद्धि हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, तो यदि ऐसा सब कुछ होता है तो ये एक अच्छी बात। तो अर्थशास्त्री हैं जी, एक वित्त आयोग भी राज्य के अंदर प्रावधान में चल रहा है। जी हाँ, जी जी। उससे काम नहीं चल रहा है, जो नवाचार आयोग से आपको लग रहा है कि उससे कुछ नया कमाल हो जाए। वित्त आयोग का इसमें कोई काम नहीं है। वित्त आयोग जो हमारे सर जी साहब हैं उसके अध्यक्ष थी, तो उनका काम तो सिर्फ इतना है कि राज्य से नगरीय निकायों जितने निकाय हैं जो हैं उनको कितना पैसा देना, इसका रिकमेंडेशन वो करेंगे और कुछ भी रिकमेंडेशन वो कर सकते हैं। बता तो रहे हैं हाँ। 3,000 करोड़ मिलने चाहिए थे, 1,000 करोड़ में एडजस्ट कर दिए। उसके अलावा कुछ तो रिकमेंडेशन इससे ज्यादा नवाचार और क्या चाहिए कि 3,000 1,000 में ला दिए गए। जी हाँ, तो ये जरूर कुछ रिकमेंडेशन वित्त आयोग कर सकता है, परंतु इसके अलावा बहुत जरूरत है। देखिए ये टैक्स रिफॉर्म सेंट्रल लेवल पे भी हो रहा है। आप देखिए गति शक्ति जो योजना है सेंट्रल की, किस प्रकार से एक्सपेंडिचर को हम फास्ट उसमें लाएं, वो बड़ी अच्छी अभिनव योजना है। तो ऐसा यदि हम रिफॉर्म हमारे स्टेट में भी यदि होता है कि हम एक्सपेंडिचर को समय पे कर पाएं और उसकी उत्पादकता बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े, तो ये होना चाहिए। तो ये जो नवाचार आयोग है एक अच्छा कदम मैं इसको मानता हूँ जो बजट रिफॉर्म की दिशा में ऑलरेडी गतिशील केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ है। जी। तो मैं वापस सिंधे साहब आपके पास आता हूँ। सारी चीजें घूम फिर के बार बार उत्तर के लिए आपकी ओर ही रुक कर जाती हैं। सिंधे साहब, कुल मिला के इस बजट से साधना क्या चाह रहे हैं? राज्य को साधना चाह रहे हैं, राज्य के लोगों को साधना चाह रहे हैं, या चुनाव को साधना चाह रहे हैं? जिस तरीके से पैसा देने के लिए उतावलापन है उससे लग रहा है कि कुल मिला के वोट साधना है। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? जी सिंधे साहब। कोई भी राजनीतिक दल कोई भी काम करता है जी, और वो ये कहे कि अगले चुनाव में जीतने के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई योगदान नहीं रहेगा, उसका कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो सत्य नहीं कह रहे हैं जी। इस सब के अंदर राजनीतिक सोच, राजनीतिक हित, चुनाव जीतने के लिए हम अच्छा से काम करें। हम अच्छे से काम क्यों करें जी, ताकि हम अगला चुनाव भी जीत सके। हम अच्छे से काम क्यों करें, प्रदेश का हित हो, हम अच्छे से काम क्यों करें, लोगों की भलाई हो, प्रदेश में देश में जो भी हमारी इकाई है उसमें भलाई हो।
तो राजनीतिक दल तो इसलिए सोचेगा ही जी कि हम काम कर रहे हैं, हम अगले साल भी चुनाव जीत के आना चाहेंगे, अगले 5 वर्ष के बाद चुनाव जीत के आना चाहेंगे, और इस बीच में हमको लोगों को संतुष्ट करते हुए ऐसे काम करने हैं जिसमें दिखे कि उनका भी हित रहा, राज्य का भी हित रहा, राज्य के भविष्य का भी हित रहा। ये तो हर राजनीतिक दल सोचता है। कोई कहे कि नहीं हम ऐसा सोच के काम नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो तो सत्य है। अमर जी बता रहे हैं कि इन्हें भी मुगालता था कि ऐसा करने से मामला बन जाता है, पर 2018 में हम निपट गए, अब 2023 में निपटने की बारी आपकी है। डरा रहे हैं अमर अग्रवाल यहाँ बैठे हुए, आप डर तो नहीं गए? बात नहीं है हिमांशु जी, क्योंकि पिछले चुनाव में क्या हुआ, जी बेहतर विकल्प कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया, इसलिए लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। इनने क्या काम किया आपको ध्यान भी होगा जी कि मैंने भी जहां जहां सभाएं ली या लोगों के सामने आया या मीडिया के सामने आया, जी तो अपने तरफ से मैंने केवल ये बात कही थी कि हम पिछली सरकार की नाकामियों पे वोट नहीं मांगना चाहते, जी न जीतना चाहते। हम बेहतर विकल्प प्रस्तुत करके और लोगों का विश्वास चाहेंगे कि हम पिछली सरकार से बेहतर काम करके दे पाएंगे। इस आधार पे हमने वोट मांगा था, इस आधार पे नहीं मांगा था कि आपने खराब काम किया। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, ये हमारे लिए आधार नहीं है। जी हमने क्या किया ये अगर बेहतर है और लोगों को ठीक लगता है, तो उस आधार पे हम लोगों का विश्वास इस बजट के बाद जो चुनाव होंगे उसमें उनका साथ चाहेंगे। पॉजिटिव वोट, नेगेटिव वोट नहीं। पॉजिटिव वोट के लिए आप कार्य कर रहे हैं। एक बात जो आपसे समझना चाहता हूं, इस बजट से भविष्य को लेकर क्या दृष्टि दिखती है? कहां दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के एक विकसित राज्य के तौर पर दिखाई देगा? उसकी कोई झलक हमें दिखवाएंगे सिंधिया साहब? ये देखिए, ये जो काम हो रहे हैं, इन कामों से आप आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देखेंगे। इसमें बेसिक जो योगदान, बजट का योगदान दिख रहा है या पिछले 4 साल का योगदान दिख रहा है, जी 5वें बजट में योगदान दिख रहा है, ये सोशल सेक्टर में अधिक स्पेंडिंग आपको दिख रही है। जी सर्विस सेक्टर में भी स्पेंडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्पेंडिंग है, लेकिन प्रायोरिटी इस बजट की या इस सरकार की इन 5 सालों में सोशल सेक्टर को मजबूत करने की रही है। और वो नीति कोरोना काल में भी सफलतापूर्वक लोगों के हित में खड़ी हुई दिखी, क्योंकि यहाँ उतनी दिक्कत नहीं हुई लोगों को जितनी हो सकता है कि दूसरी जगह हुई हो। यहाँ पर बाजार में उतनी मंदी नहीं आई तुलनात्मक जितनी दूसरी जगह आई हो। तो ये तात्कालिक हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं ये सही दिशा के हैं। केवल इससे काम चलेगा ये संभव नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको सर्विस सेक्टर की तरफ भी देखना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी देखना पड़ेगा जो रोजगार उपलब्ध कराता है। तो सरकार की स्थिर और सीमित सोच नहीं हो सकती। अभी हमने 5 सालों में ये प्रायोरिटी तय की है। आने वाले समय के लिए हमको संसाधन अपने बढ़ाने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात है, उसको कुछ बढ़ाना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमको लोगों को और आमंत्रित करना पड़ेगा। अमर जी ने कहा एमओयू कितने हुए, ये अच्छी बात नहीं लगती कि भाई पहले भी एमओयू हुए और वो तो कह देंगे कि हम निपटे आप भी निपटोगे, लेकिन वो सोच नहीं है। हम चाहेंगे कि और लोग आए यहाँ पर और अपने उद्योग की स्थापना करें। कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायी आए थे, और उदाहरण के लिए एक मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि सिकल सेल की संदर्भ में एक वो यूनिट छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की बात सोच रहे। तो ऐसी भी इकाइयां जिससे 2-1 हजार नौकरियां भी निर्मित होंगी, उपलब्ध हमको होंगी। अन्य क्षेत्र में उत्पादन के हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को, गवर्नमेंट अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही होती तो बजट में दिखता। हम लोगों को आमंत्रित करके इकाइयां स्थापित करना चाहेंगे, बेहतर वातावरण बनाना चाहेंगे, वो दिखेगा। और अमर जी ने कहा कि कोयले की बिक्री से इत्यादि से, खदानों के उपलब्ध कराने से जो बजट बढ़ा है, अमर जी तो वित्त मंत्री भी थे और उनको याद होगा जब जीएसटी लागू हो रहा था तो विधानसभा में भी मैंने कहा था कि अमर जी एक बात देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ का नुकसान ना हो। और जीएसटी आने के बाद में छत्तीसगढ़ को लगभग 7,000 करोड़ का प्रोटेक्टेड इनकम 14% का अगर हम देखेंगे कि आज हमको नुकसान है, क्योंकि उदाहरण के लिए अकेले कोयले के क्षेत्र में जो राशि हमको मिलती थी वो बाहर चली जा रही है, वो केंद्र सरकार पूरी की पूरी राशि ले जा रही है। जो हमको वैट की राशि 5% मिलती थी उसका आधा पैसा केंद्र सरकार
सीजीएसटी के रूप में ले जा रहा है। ठीक है, 42% उसका वापस आता है, लेकिन आज हमको 5% भी उस राशि का नहीं मिल रहा है। बावजूद उसके अपने संसाधनों में वृद्धि अगर दिख रही है तो वो सही दिशा में काम करना, सही दिशा में काम के संदर्भ में 2 सवाल आपसे और लेने हैं, उसके बाद मैं अमर जी के पास चलूंगा। अमर जी को भी लग रहा है कि उन्हें आपके बात में हस्तक्षेप करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में आप काफी नाराज कह लें, दुखी कह लें। इस बजट में 3,238 करोड़ रुपए का एक प्रावधान दिख रहा है, आपको संतुष्ट कर रहा है? एक सवाल तो यह है। दूसरा, अमर जी इस बात से नाराज हैं कि कर क्या रहे हैं आप लोग? नगरीय निकाय के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे प्रदेश के नगरीय निकायों को, कुल 1,000 करोड़ रुपए में बहला दे रहे हैं, बहका दे रहे हैं। दोनों विषयों पर कुछ कहेंगे सिंधे साहब? बजट की डिटेल्स उठा के अगर देख लें, अब तो पुस्तिकाएं भी आ गई हैं, अमर जी ने भी देखा होगा। निश्चित है, मैंने उसको देखा नहीं है, बिना देखे मैं बता रहा हूँ। पिछले साल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जितनी राशि मिली थी, इस साल बजट में उससे ज्यादा मिली जी। और केवल एक आइटम को मुख्यमंत्री जी ने चिन्हांकित करके 1,000 करोड़ बताया। उनने ये नहीं कहा कि 3,000 काट के हम 1,000 कर रहे हैं, ना वो कटा है जी। एक आइटम उन्होंने लिया और उनको बताया। केवल पूरे स्वास्थ्य विभाग का तो बजट उन्होंने नहीं पढ़ा, पूरे शिक्षा विभाग का तो बजट नहीं पढ़ा, उसमें से 1-2 आइटम उन्होंने कहे 4 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इतने हम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलेंगे इत्यादि। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बजट सीमित हो गया, ये गलत सोचना है। और निश्चित रूप से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पिछले साल जितनी राशि मिली थी उससे ज्यादा राशि मिली है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, मैंने विभाग छोड़ा था, कई कारणों से छोड़ा था, मुझे लग रहा था मैं उसमें काम उद्देश्य पूर्ति की तरफ उतना नहीं कर पा रहा हूं जितना मैं चाहता था करना। उसमें प्रधानमंत्री आवास का एक कंपोनेंट था। प्रधानमंत्री आवास के जो शेष बचे हुए घरों को हमको बनाना था, उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसमें केंद्र सरकार एक हिस्सा देती है, 40% राज्य सरकार अमर जी के समय से ही लोन लेके पूर्ति करेंगे, स्टेट बजट से नहीं आता है, लोन लेके आता है और लोन लेके हम उसकी पूर्ति करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ के बताया, ये कहा कि केंद्र की सरकार ने इस साल हमको इतने घरों का टारगेट दिया है, वो 2 लाख कुछ घरों का उन्होंने उल्लेख किया और उसका 60-40 के रेशो में ये 3,000 करोड़ की राशि बनती है। तो उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जो घर रह गए हैं पूरे करने के लिए, बनाने के लिए, उस दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। पिछले बीते हुए सालों में हम नहीं कर पाए, ये सच्चाई है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इस साल जो 3,000 करोड़ की राशि है, वो शेष बचे हुए घरों के एक हिस्से को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त तो रहेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। अमर जी, क्या होगा आपका? मोर आवास मोर अधिकार अभियान चलाने वाले थे, भूपेश बघेल ने तो अपने बजट में प्रावधान कर दिया, बन जाएंगे आवास। ये तो आगामी जो 2 लाख की बात कर रहे हैं जी, जो 8 लाख मकान का केंद्र सरकार से आवंटन आया था जी, इनने काम चालू नहीं कराया, जो वापस गया विषय वो है जी। उसके बाद और एक प्लस योजना आई है जी। इस सरकार की प्राथमिकता बताता हूँ जी। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि रायपुर से दुर्ग मेट्रो रेल जी, टोकन बजट प्रावधान भी कर दिया होगा जी। सिंधो साहब को भी याद होगा, नितिन गडकरी जी जब यहाँ हाईवे का उद्घाटन करने आए थे, लगभग 15,000 करोड़ सड़कों का जी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, सारे मंत्री भी बैठे थे। उनने खुले मन से कहा था कि सीएम यहाँ की बिजली फ्री दे दे मेट्रो वाले को, मैं 2 साल के अंदर रायपुर और दुर्ग मेट्रो रेल केंद्र सरकार से करा दूंगा। तो आज तक बिजली की अनुमति नहीं दी। आज तक तो दुर्ग से रायपुर से मेट्रो की शुरुआत हो जाती काम की जी। तो इस सरकार की जो केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है, प्राथमिकता ही नहीं है, चाहे मोर जमीन मोर आवास हो, चाहे वो मेट्रो हो। तीसरा, अर्बन के बारे में जो बातचीत कर रहे थे सिंधो साहब जी, सिंधो साहब वाणिज्य कर मंत्री हैं। चलिए, मैं आज नहीं, कल आप किसी भी माध्यम से जी कि नगरीय निकाय का 14% ग्रोथ के साथ जो प्रवेश कर था 2014 में, उसका कितना दावा बनता था, वो कितना दिया गया 4 साल में, वो वाणिज्य कर मंत्री हैं, उनके पास फिगर होंगे, वो प्रकाशित कर दें। मेरे को पूरी जानकारी है और इसीलिए उसको बोल रहा हूं। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो इस सरकार की, जैसे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के
हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, जीएसटी का प्रश्न छेड़ा। जी मैं ऐसा समझता हूं कि ये जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई? कांग्रेस सरकार में हुई। जी जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कांग्रेस भी है, अन्य दल के लोग भी हैं। जी ये कांग्रेस का चरित्र है, जीएसटी काउंसिल में सहमति देते हैं और बाहर जाके आलोचना करते हैं। जी अरे जो बोलना है जीएसटी काउंसिल में बोलो। और जहां तक छत्तीसगढ़ को लॉस का सवाल है, जी ये बात शुरू से तय है कि ये जो जीएसटी टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है। जी जो राज्य ज्यादा कंजम्पशन करेगा उसको ज्यादा राजस्व आएगी। और जो एक्सपोर्ट स्टेट है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, इन सबको नुकसान होगा। ये जीएसटी जब 2003 में जब इसकी चर्चा प्रारंभ हुई, जब से क्लियर है। और इसीलिए 5 साल का कंपनसेशन 14% ग्रोथ के साथ, उस बात को सिंहदेव साहब नहीं बता रहे हैं कि वास्तविक ग्रोथ 8% थी, कंपनसेशन के रूप में 14% लिया है, क्योंकि हम लोगों ने लड़ झगड़ के उस समय 14% कराया। कोरोना के समय में तो 5% की ग्रोथ है, लेकिन कंपनसेशन मिला 14% के हिसाब से, उसको नहीं बता रहे। और जहां तक सवाल है, ये बोलते हैं कि नुकसान हो रहा है। मैं दूसरी बात कहता हूं जी 5 साल के अंदर अगर ये छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम को औद्योगिकरण के माध्यम से, सर्विस सेक्टर के माध्यम से अगर बढ़ा देते, परचेजिंग पावर बढ़ा देते, तो हमारी ये क्षतिपूर्ति हो सकती है। और जीएसटी लाया इसीलिए गया है कि हर राज्य अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, प्रगति करे और उससे वो अपनी राजस्व बढ़ाए। अमर जी, आप नहीं मान रहे कि उसी दिशा में काम हो रहा है? कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तनख्वाह बढ़ा दी गई, नहीं, रसोइयों की भी बढ़ाई जा रही है, होमगार्ड की भी बढ़ाई जा रही है। एक बात आप समझ लीजिए, सेल्फ सस्टेन करना और क्रंच पकड़ाना, जी मैं उनका विरोधी नहीं हूं। उनको देना चाहिए, वेतन देना चाहिए, जो अधिकार है मिलना चाहिए। लेकिन इस बात पे विचार करना चाहिए कि सरकार के जो असिस्टेंट है जी वो उनको सेल्फ सस्टेन कैसे करें। ये किसी राज्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, मैं तो फिर से कह रहा हूं कि 4 साल में इस सरकार ने जी कितना औद्योगिकरण किया, कितने सीमेंट सड़क बनाई, कितना पुलिया बनाया, कॉलेजों की हालत क्या है, शिक्षकों की हालत क्या है। और कोरोना में बोलते हैं दिक्कत नहीं गई, ठीक है नहीं गई होगी, एक राष्ट्रीय है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से निकल गया। स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे थे, मैं तो पूछ रहा हूं कि 3 मेडिकल कॉलेज पिछले बार घोषणा हुए थे, मेरे को आप ये बता दो कि आज क्या स्थिति है। सिंहदेव साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। अमर जी जब दावा कर रहे थे उसमें असहमति जता रहे थे सिंहदेव जी। जी सिंहदेव साहब, क्या ऐसा कह दिया अमर जी ने जो आपको लगता है कि सही नहीं कहा? अमर जी जो कह रहे थे वो सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि सबकी सहमति जीएसटी काउंसिल की थी, काउंसिल में थी, और जो सहमति बनी, अब कांग्रेसी अपने चरित्र के हिसाब से उल्टा बोल रहे हैं। तो अमर जी को सबके सामने ये बात रखनी चाहिए कि जीएसटी काउंसिल में तय क्या हुआ था। ये तय हुआ था कि हर राज्य को 14% बढ़ोतरी का प्रोटेक्टेड रेवेन्यू अश्योर करेंगे, हम सेस लगाएंगे, और सेस राशि से, सेस पूल से अगर आपकी आमदनी 8% बढ़ी तो हम 6% देंगे। तो पहला 8% के ऊपर 14% जीएसटी काउंसिल से किसी राज्य को नहीं मिला। 14% तक की बढ़ोतरी के अंतर की राशि सेस पूल से दी गई, और कोरोना काल में 14% की जगह केंद्र सरकार ने 10% मंजूर किया। हम अभी भी मांग रहे हैं कि हमको 14% वो 2 साल का दिया जाए, पर वो सहमति नहीं दे रहे। दूसरा, जब जीएसटी काउंसिल में ये तय हुआ था प्रोटेक्टेड रेवेन्यू 5 साल तक 14% चलेगा, तो ये अनुमान लगाया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि हर राज्य की अपनी आमदनी 14% जो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू रखा जा रहा है उससे बढ़ के होगी। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति वो नहीं है, और जो 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू का प्रावधान 30 जून 2022 के बाद बंद हो गया है, तो 7,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को प्रोटेक्टेड रेवेन्यू के आकलन के आधार पे हो रहा है। तो ये दूसरा। तीसरा, जीएसटी जब लागू हो रहा था तो 2 इसमें विचार थे, एक मैन्युफैक्चर, पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर पे लगाया जाए, और एक पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगाया जाए। पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे ही लगाया जाए ऐसा नहीं है, अंततः ये निर्णय हुआ कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगे। और उसी बात को मैंने विधानसभा में अमर जी के सामने रखा था कि देखिएगा छत्तीसगढ़ का नुकसान ना हो, आप तो जा रहे हैं, आपने सहमति भी दी, विधानसभा में भी आया। 15 साल रहने वाले थे। वो एक अलग बात है। तो दूसरा, इनने मेडिकल कॉलेजेस की बात की,
3 नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार की भी हिस्सा और राज्य सरकार का भी हिस्सा जमा है। CGMSC का टेंडर हो गया है। तीनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई चालू हो चुकी है, उसमें कोई बाधा नहीं बनी है। अस्पताल तीनों चालू है, मेडिकल कॉलेज के तहत ही जिला अस्पताल हो गए हैं और उनके भवन बनने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने नए हॉस्पिटल के लिए पैसा हमको नहीं दिया। उसमें वर्तमान हॉस्पिटल में 60 करोड़ रुपए तक की राशि लगाने का शेष मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का ही पैसा दिया है, तो उसका टेंडर हो गया है और काम शीघ्र चालू हो तो गुलराज सिंह जी बता रहे हैं कि हम काम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी चर्चा को बजट पे केंद्रित रखते हैं। एक बार फिर अमर परवानी जी के पास आना चाहता हूँ। परवानी जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुल मिला के ये बजट कांग्रेस ही उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इससे इनकी कोई बहुत ज़्यादा बात बनने वाली नहीं है, पर व्यापारिक समुदाय की दृष्टि से आप बताएं ना, ये बजट आपकी उम्मीदों को पूरा कर रहा है? अच्छा पैसा आने वाला है, अच्छा पैसा चलने वाला है कुल मिला के? देखिए, जो अच्छा पैसे की बात कर रहे हैं, जो भी सैलरी इंक्रीमेंट है या जो भी लोगों को पैसा देने की बात हो रही है, वो पैसा तो बाजार में ही खर्च होगा। वो पैसा कोई ले जाके एफडी नहीं रखता। या धान का जो अभी उन्होंने एक समर्थन मूल्य या जो अभी फाइनल उन्होंने दिया 2800 रुपए में लिया जाएगा। 2800 रुपए ये कर दिया, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के संदर्भ में ऐलान कर दिया, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि कर दी, मानदेय में वृद्धि अलग अलग लोगों की कर दी। कुल मिलाकर इतना पैसा संभालोगे कहाँ अमर जी? तो ये मेरे ख्याल से ट्रेड इंडस्ट्री में आएगा और यहाँ का जो बिजनेस के ग्रोथ में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये जो पैसा पंप इन होगा। पर मेरा जो सवाल है आपने उसका उत्तर नहीं दिया। भाई सरकार के पास पैसा था जी, सरकार अपना पैसा लोगों को दे रही है जी, लोगों का पैसा आपके पास आ रहा है जी, आपके पास आगे पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, अब देखिए उसमें जो एक बिजनेस एक्सपेंशन की बात होती है, अगर 1,21,000 करोड़ का बजट बन रहा है, जो पूर्व में 1 लाख करोड़ का बजट होता था या 1,05,000 करोड़ का बजट होता था, तो अल्टीमेटली ये तो जो साइज ऑफ द छत्तीसगढ़ है वो तो एक्सपांड हो रहा है ना। जो पैसा है वो कहीं ना कहीं पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेडर इंडस्ट्री अपना पैसा लगाती है तो उसका फर्क पड़ता है। तो ये ओवरऑल पैसा तो छत्तीसगढ़ स्टेट में। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है जी कि क्या जैसे बजट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है जी, वैसे ही छत्तीसगढ़ का व्यापारिक जगत भी उतना ही समृद्ध हो रहा है? क्या वाकई आप लोगों का काम धंधा उस अनुसार बढ़ रहा है? या आप देख रहे हो यार बजट तो बढ़ रहा है सरकार का, पर हमारी दुकान की सेल तो घटती जा रही है, हमारे मार्जिन घटते जा रहे हैं? इस थोड़ी सच्चाई को बताइए ना, इसकी क्या स्थिति है? देखिए, इसमें जो सेल प्लस और माइनस की 2-3 चीजें होती है। अभी जो हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर जो हमने बजट मांगा है हम लोगों ने, उसमें यही था कि जो कस्टमर दूर हो रहे हैं और जो जीएसटी है वो एंड कस्टमर जहां रिटेल है। अभी जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर जाने को तैयार नहीं, वहां पार्किंग की जगह नहीं है, लेडीज वगैरह जा रहे हैं तो टॉयलेट नहीं है, या जो प्रॉपर एक इंफ्रा चाहिए जो एक मॉल में मिल रहा है वो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। अदरवाइज ये तो मॉल में जा रहे हैं या ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। और जब ऑनलाइन मटेरियल आ रहा है तो उनका वेयर हाउस मान लीजिए नागपुर में है या इंदौर में है या भोपाल में है, तो उस स्टेट को टैक्स चले जा रहा है। तो टैक्स हमारे स्टेट, कंजम्पशन हमारे स्टेट में हो रहा है। नहीं, कंजम्पशन टैक्स है, जहाँ कंजम्पशन होगा उसी स्टेट को मिलेगा। नहीं, जहां से बिलिंग होगा, जहां से नहीं, बिलिंग जो होगा, जो कंजम्पशन करेगा वो कंजम्पशन स्टेट को मिलेगा। आप पढ़ लीजिए जीएसटी को। नहीं, मतलब आपका आशय है, एक मिनट वैसे क्लियर करते हैं कि ऑनलाइन के अंतर्गत जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उस पर जो टैक्स आया वो टैक्स के छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर करेगा ऑनलाइन कंपनी? नहीं, अमर भैया, उसमें क्या है, जैसे मैं बॉम्बे से मैंने एक बुक मंगाया बॉम्बे से, बॉम्बे वाले ने मुझे बिल काटा, मैं तो उनको ऑनलाइन पेमेंट दे दिया, तो बिल तो बॉम्बे का कटा है, वो मेरे को एज अ कंज्यूमर मेरे को डायरेक्ट दे रहा है, तो वो तो पैसा वहीं पे वो B2C, हाँ वो जिस राज्य का है उसी को मिलेगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने कंज्यूमर को बेचा है, किसने? उस पर्टिकुलर स्टेट ने, तो जीएसटी उसी स्टेट पर रह जाएगा। अगर वो B2B करता तो आधा आधा बढ़ जाता, क्योंकि वो B2C आ रहा है। तो ये जो हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, अगले 10 साल 20 साल में जो ट्रेड हमारा बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं कि कंजम्पशन, जब हमारे छत्तीसगढ़ में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका पैसा यहाँ पे आए, ताकि यहाँ के डेवलपमेंट में वो पैसा खर्च हो। तो कुल मिलाकर अमर परवानी जी उम्मीद के साथ में, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए रविंद्र जी आपके पास में आना चाहता हूँ। बजट में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, आपने बता दी, पर आप अर्थशास्त्री हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं, ये अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ तो ऐसा भी बताइए जो आपको इस बजट में अच्छा नहीं लगा, या वाकई ऐसा शानदार बजट है कि कुछ खराब है ही नहीं, तो आप बताएं कैसे?
नहीं देखिए, वो ये है इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्स आपके पास है, जी। 1,21,000 करोड़ के, आप उसको कैसे खर्च कर रहे जी। हैं। अब निश्चित रूप से कुछ वर्ग जो है उसमें असंतुष्ट रह जाएगा, जी है ना। और इस पे एक बड़ा वर्ग जो असंतुष्ट है, आप देख रहे हैं सुबह टीवी डिबेट में भी आ रहे जी। हैं, खासकर जो कर्मचारी वर्ग है जी। वो अभी असंतुष्ट है इससे, क्योंकि उनको जो कुछ मिलना चाहिए था, उनका डीए है या कुछ लोगों का नियमितीकरण है, वो चीज़ नहीं हुई है। तो ये ज़रूर यहाँ पे जैसे उसमें भी कहते हैं कि इनको हम मध्यम वर्ग में रख लेते हैं। तो आपने ठीक है, लोअर वर्ग है, वंचित है, उनका ध्यान रखा, पर मध्यम वर्ग की कहीं पे उपेक्षा हुई। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है बजट की। तो रविंद्र भोपे जी ने बड़ा सरल सा तरीका निकाला, वो मध्यम वर्ग के संदर्भ में कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कभी भी कुछ होता नहीं है, ये बजट को लेकर अमूमन शिकायत रहती है। लेकिन मैं अब आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर सिंघदेव साहब आपके पास आना चाहता हूँ, और कुल मिलाकर आपसे इस बजट के संदर्भ में जो जानना है, आखिरी बात वो ये है कि इस बजट के बाद आपके घोषणा पत्र से जुड़े हुए वो कौन से विषय हैं जिनके उत्तर अधूरे रह गए, इस पर तो कुछ कह दीजिए। हिमांशु जी, पहले तो अमर परवानी जी जो कह रहे थे सही कह रहे थे जी। कि बिलिंग अगर स्टेट के बाहर हो रही है तो वो SC/ST छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा, वो सही कह रहे थे, ऐसा ही है। दूसरा, जो सामाजिक क्षेत्र में अभी बात हो रही है कि इसमें बहुत ज्यादा हुआ, बाकी में नहीं हुआ, तो सामाजिक क्षेत्र का निवेश ही सर्विस सेक्टर में आएगा, जो तीसरा सेक्टर है। एक सेक्टर जो अभी छूटा हुआ दिख रहा था मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उद्योग पॉलिसी जो बनाई गई है बहुत आकर्षक है, हम उम्मीद करेंगे कि उससे काम हो। घोषणा पत्र के संदर्भ में अधूरी जो बातें हैं, कुछ नीतिगत है, पॉलिसी मामले हैं जिसमें पैसे नहीं खर्चे होने हैं, उनको देखा जा सकता है। अभी कानून कुछ बनाने हैं अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, मीडिया के साथियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए जो बनाई जानी थी, उसमें कुछ संशोधन की बात मांग कर रहे हैं। जल नीति के बारे में है, उसमें पैसे नहीं लगने, उसमें बात करने का है। अधूरा जो रह गया वो जो बात आई है कि उतनी राशि हमको पेंशन में अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है जितना कि घोषणा पत्र में था, उतनी राशि नियमितीकरण के संदर्भ में बातें हैं वो नहीं हो पाई हैं जो घोषणा पत्र में था। इस प्रकार की जो बातें हैं, ये भी आखिरी तबका है, सबसे कमजोर तबका है जिसको पेंशन मिलना है, उस दिशा में और हमको काम करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम इस बजट के संदर्भ में जाएं तो चुनाव को ध्यान में रखकर या लोगों को ध्यान में रखकर एक बजट प्रस्तुत किया गया। कुल मिलाकर भूपेश बघेल शुरुआत से इस सिद्धांत में यकीन करते रहे कि लोगों के पास पैसा पहुंचना चाहिए। व्यापारी वर्ग का मानना यह है कि लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो उनके पास से हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर उस फ्लो के साथ में, पर अमर अग्रवाल का इस बात को लेकर ऐतराज है कि केवल लोगों के पास पैसा पहुंचाने से एक दिन इसके परिणाम अच्छे नहीं दिखेंगे। जो ठोस काम के लिए, निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, काम के लिए जिस प्रकार की एक स्पष्ट नीति नियत होनी चाहिए, उसका अभाव इस बजट में है। लेकिन इतना तय है कि इसके लिए आगे देख लेंगे। अभी तो इस साल चुनाव है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो कुछ किया जा सकता था अपने संसाधनों के बीच, उसे करने की चेष्टा इस सरकार ने की है। क्या जनता को ये कोशिश भाई है या नहीं भाई है, इसका पता तो एक लंबे अंतराल के बाद चलेगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी ने जो ये बात कही थी। तो कुल मिलाकर जनता को जो फैसला लेना है वो अपना फैसला ले ही लेगी। कोशिश हर एक को अपने अपने स्तर पर करनी चाहिए। सिंहदेव जी भी करें, भूपेश जी भी करें, अमर जी भी करें, और हम उनकी कोशिशों को आपके बीच तक पहुंचाते रहें। बहरहाल अब मुझे दी याद, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सदा प्रणाम।